हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 5 से 6 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था इसका थ्योरी पार्ट, और थ्योरी पार्ट में जो भी कुछ क्वेश्चन भी मैंने लगवाए थे। इसके बाद से अब हम आज इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे 5 से 6 क्वेश्चन जो फोर्स और मेरे चार्ज से रिलेटेड होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है कि a charge q is to be divided into a small conducting sphere. What should be the value of charge on the sphere so that when placed at a certain distance apart, the repulsive force between them is maximum? क्या कह रहा है कि एक चार्ज है q जो कि डिवाइड किया जा रहा है दो स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर के बीच में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है q, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर ए है, इस पे x चार्ज आया, और दूसरा कोई कंडक्टिंग स्फीयर मान लीजिए b है जिस पे हमने q चार्ज है, तो यहाँ पे x दे दिया, तो यहाँ पे q माइनस x आ गया। ठीक है, और कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर के बीच पे क्या वैल्यू होगी चार्ज की, सो दैट कि प्लेस एट दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए। मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, देन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। कंडीशन रख दिया है, एक चार्ज है, दो स्फीयर है स्मॉल कंडक्टिंग, इस पे अगर हम x चार्ज प्लेस किए तो इस पे q माइनस एक्स बचा हुआ चला गया, और दोनों को अगर एक सर्टेन डिस्टेंस के बीच में रखा जाए r डिस्टेंस पे, तो कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू दोनों के बीच में मैक्सिमम लगनी चाहिए। तो चार्ज की वैल्यू इस पे क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए कैसे हम सोचेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए ना कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम, देन उस केस में क्या होता है, इफ f इज मैक्सिमम, देन इसका मतलब ये होता है, इफ क्वेश्चन में बोला है f इज मैक्सिमम मीन्स df अपॉन, ठीक है, dq इज इक्वल टू 0। चार्ज के रिस्पेक्ट में बोला है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, df अपॉन dq इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमको 0 करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जाएगा ए फोर्स इज मैक्सिमम बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू, ठीक है ना, चार्ज पार्ट। इन दैट केस रेट ऑफ फोर्स df अपॉन dq की वैल्यू हमेशा 0 रखनी है। क्लियर है मेरी बात। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, फोर्स बिटवीन देम, F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, K Q1 Q2, Q1 की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q1 की जगह पे X मान लिया, Q2 की जगह पे Q माइनस एक्स अपॉन में दोनों के बीच में डिस्टेंस R स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, इफ फोर्स इज मैक्सिमम देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, इफ f इज मैक्सिमम, ओके, देन क्या हो जाएगा, df अपॉन dq 0। करेक्ट है, या हम यूं कहें कि df अपॉन यहाँ पे dq ना लेके क्या करेंगे, चलिए dx करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज को हमने सेपरेट किया इन टर्म्स ऑफ x एंड दिस। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन हमारा यहां दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, d ऑफ dx, f की जगह पे कितना लिखा हुआ है, k Q1 Q2, यानी ये वैल्यू k इंटू एक्स ब्रैकेट में q माइनस एक्स अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स वालों जो नीट वाले हैं, जो जिनका बायो सेक्शन है, उनको जो है फिजिक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि डिफरेंशिएशन। मैं बता देता हूँ अभी, d अपॉन में dx, पहले ब्रैकेट में k का x का q से मल्टीप्लाई, k x q माइनस k x का x से मल्टीप्लाई, k x
स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कांस्टेंट है, उसको भेज के 0 कर सकते थे। ठीक है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद से इसको सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा यहां पे d बाई, मैं यहां लिख देता हूं पहले। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, अगर x होता है x पावर 1, फॉर्मूला क्या होगा 1, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर होता है तो क्या होता है 2x। निकालते कैसे हैं, जनरलाइज टर्म बता देते हैं। d ऑफ डी एक्स अपॉन पे पावर अगर n है तो इसको हम लिखते हैं, फॉर्मूला होता है n x पे पावर n माइनस 1। तो देखिए तो जरा यहाँ पे 2 है तो अब क्या लिखेंगे इसको, 2 की इसको n समझिए तो n x पे पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया 2x। बात समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से करते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, d यहां कितना हो जाएगा के एक्स क्यू अपॉन में आर स्क्वायर अलग हो गया, माइनस डी ऑफ डी एक्स के एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इस चीज को हम यहां सॉल्व करते हैं। इस चीज को हम यहां पे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, डी के कांस्टेंट आर कांस्टेंट, ठीक है ना, बीच का डिस्टेंस नहीं वेरी कर रहा है, और इस क्यू जो ये फिक्स था इसको हम कांस्टेंट, वेरिएबल कौन सा है एक्स और ये क्यू माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स ही है, हमें पता नहीं है एक्स, तो जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए यहाँ पे। तो डी के क्यू और आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट हमेशा उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, बाहर आ जाता है वो। तो क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बचेगा क्या ब्रैकेट में, डी के साथ केवल एक्स आएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1, माइनस में डी अपॉन डी एक्स के आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा के बटे आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और फॉर्मूले से क्या होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2x अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये उधर शिफ्ट हो गया 2kx अपॉन में आर स्क्वायर, क्या क्या के से के कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा q इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई q अपॉन में 2। ठीक है, तो अब हम इस पे कहेंगे ये x की वैल्यू कितनी आ गई q अपॉन में 2, तो यहाँ पे x, यहाँ पे कितना आ जाएगा चार्ज q माइनस x की जगह पे q अपॉन में 2, ये आ गया q अपॉन में 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यानी चार्ज जो हम सेपरेट करेंगे वो q/2 इस पे हो जाएगा, q/2 इस पे हो जाएगा। इन दैट केस द फोर्स शुड बी मैक्सिमम इन बिटवीन a एंड b। क्लियर है मेरी बात? कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि अगर चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, एक ही चार्ज है उसको हम दो ही कंडक्टिंग स्फीयर पे इस तरीके से बांट रहे हैं कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम, इन दैट केस आपको यही करना है। एफ मैक्सिमम के केस में डी एफ अपॉन डी क्यू या डी एक्स जो वेरिएबल क्वांटिटी, उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहां बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है
जिसपे Q1 चार्ज है। मान लिया ये Q1 चार्ज है। एक्सर्ट अ फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन Q2 इज एट रेस्ट। मान लेते हैं यहां पे Q2 जो है वो रेस्ट में है। इस पे इसके द्वारा Q1 के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मान लेते हैं कितना बोला है वो F। Q1 है, Q2 है, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स का मान दिया है F। कह रहा है इफ ए पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1/4, मान लेते हैं ये A है, ये B है, एक कोई C नाम का चार्ज है, C मान लेते हैं C। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1/4 प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद इन्हीं के बीच में कहीं प्लेस कर दिया गया है। उस पर चार्ज कितना है Q1/4, क्या है Q1/4। देन क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q2 ड्यू टू Q1 विल बी। ठीक है, ड्यू टू Q2 पे जो लगने वाला फोर्स है उसका मान अब क्या होगा जब तीसरा जो चार्ज है Q1/4 जो C पॉइंट पे प्लेस किया गया है, तो क्या फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑप्शन आपको दे रखा है 2F, दूसरा ऑप्शन दे रखा है F/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको F और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 0। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो जरा ध्यान दीजिएगा। दो चार्ज थे पहले, ये नहीं था Q1 और Q2, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा। भाई दो चार्ज हैं तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स क्वेश्चन में कह रखा है कि F है। तो कह रहा है कि अगर थर्ड चार्ज Q1/4 नाम का इसके बीच में अगर प्लेस कर दिया जाए तो क्या Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाले फोर्स का मान चेंज हो जाएगा, और अगर चेंज होगा तो इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, और अगर नहीं चेंज होगा तो क्या। ठीक है, तो देखिए इसको प्लेस किया गया है, तो इस पे अगर हमसे पूछा जाता है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स विद, जैसे ये पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है मान लीजिए, तो इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है इधर की तरफ। इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है इधर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा ही नहीं है। सिर्फ पूछा है कि बताइए थर्ड चार्ज Q1/4 को अगर C पे प्लेस किया जाएगा, देन Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाले नए फोर्स का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है, Q1 के द्वारा Q2 पे अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा इसके। ठीक है ना, अगर ये पूछा होता कि व्हाट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन Q2, ठीक है ना, ड्यू टू दिस एंड दिस, देन क्या होता, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होता है उधर की तरफ, इसके द्वारा ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसके द्वारा उसके उधर लगता, मान लेते कुछ फोर्स, और इसके द्वारा इस पे कौन सा फोर्स लगता है वो भी उधर ही लगता। तो इसके द्वारा और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स जुड़ जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है कि जब थर्ड जो चार्ज है Q1/4 उसको प्लेस करने के बाद क्या Q1 के द्वारा Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा। तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। पहले भी इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा था वो भी अभी भी उतना ही लगेगा। क्यों, अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करें क्या लिखेंगे, K इंटू इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स का मान, तो क्या करते हैं दो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और बीच का डिस्टेंस अगर d है तो d स्क्वायर। कहां चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है। अगर इस थर्ड चार्ज को प्लेस करके बोलता है कि Q2 पे लगने वाले नए फोर्स का मान बताइए ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमको बोला है कि थर्ड चार्ज को यहां प्लेस करने के बाद ड्यू टू Q1 व्हाट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन Q2। इन दैट केस हमारा FE आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर ये पूछता है कि इस डायरेक्शन में, तो इसके द्वारा इस पे किधर फोर्स लगेगा, सारे पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो दूर की तरफ लगेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप यूं ही बता लोगे। क्वेश्चन है लॉ governing the force between electric charge ओके पहला ऑप्शन है एम्पियर लॉ, दूसरा ऑप्शन है ओम्स लॉ, थर्ड ऑप्शन फैराडे लॉ और फोर्थ ऑप्शन कूलॉम्ब फोर्स, कूलॉम्ब्स लॉ। तो कूलॉम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, सीधी सी बात है कि कूलॉम्ब्स लॉ ही तो बोलता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उसके दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है लॉ गवर्निंग, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा जब फोर्स हम दो चार्ज के बीच की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपका कूलॉम्ब्स लॉ होगा केवल। ओके, ओनली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं जो पढ़ाया उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा गया है एफ जी, ठीक है, अपॉन एफ ई का मान निकालिए। ये क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बताना है। किसके किसके बीच में, दो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ मास भी होगा। अब दो जब मास होगा तो क्या होगा, उनके बीच में कौन सा लॉ गवर्न होगा, ग्रेविटेशनल लॉ। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10 की पावर माइनस में 31 केजी, ठीक है। अच्छा, और चार्ज पार्टिकल भी है ये इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होगा, 1.6 10 की पावर माइनस 90 कूलॉम्ब, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला दो तरह का फोर्स, ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल और ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एफ ई, इन्हीं का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। तो जब हम ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लिखेंगे एफ जी, तो क्या लिखेंगे, जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। तो अब जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका मान क्या होता है, 6 पॉइंट, ठीक है, 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर क्यूब अपॉन में केजी सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यहां से आप यूनिट यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एफ का डायमेंशन से, एफ की यूनिट से देख के उसके बाद से इसको यहां से शिफ्ट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, वैल्यू याद होनी चाहिए कांस्टेंट की, वैसे भी, ठीक है। 6.67 10 की पावर माइनस 11, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी। अब दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ड्यू टू मास, कौन सा फोर्स, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, एंड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कूलॉम्बिक फोर्स बिटवीन देम। दोनों का रेशियो पूछा है। एफ जी इतना हो गया, एफ ई क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम होगा, तो हमको क्या करना है, एफ जी अपान में एफ ई चाहिए। क्या लिखेंगे, जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर।
के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और ये जो के जो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर खत्म, जी m2 अपॉन में के Q1 Q2। जी की जगह पे कितना है 6.67 10⁻⁻11। m1 m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो m1 m2 इक्वल हो गए होल स्क्वायर हो गया। अपॉन में के की जगह पे 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 ओके का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया था इसने, पहला ऑप्शन दिया था 10⁻42, दूसरा ऑप्शन दिया था 10, तीसरा ऑप्शन दिया था 10 पे पावर, तीसरा ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁻43। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 6.67 मैं सॉल्व कर देता हूं, 10 पे पावर -11, ये 9.1 इंटू इसका होल स्क्वायर आने दीजिए, और ये 10 पे पावर -31 का होल स्क्वायर 10 पे पावर -62 अपॉन में 9.1 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, और 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा 10 की पावर -38। अब इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑप्शन देखा जाए। देखिए ये -62 है, ये -30 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा तो +38। कभी भी 10 की पावर में माइनस हो तो अगर वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस आ गया पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और सेम बेस पे जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे ये -62 है, ये -38 है, ये ऊपर जाएगा तो +38 हो जाएगा, ये +38 -62। चलिए तो सब जहां जहां 10 की पावर वाले हैं उनको हम इक्वेट करते हैं। ये 10 की पावर -11, 10 की पावर -62, उनको हम एक पास -11 -62 एक पास लिख लिया। 6.67 10 और 6.67 और 10 9.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 यहां पे क्या है 9 और ये 1.6, और यहां पे क्या है 10 की पावर -38 एक ही टर्म 9 इंटू, और एक टर्म और है 10 की पावर 9 भी, तो ये क्या करेंगे 38 + 9 इंटू 9 इंटू 1.6, 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर। ये कितना -11 -62 ऐड हो गया, सेम साइन क्या ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा 73 ओके, इंटू 6.67 इंटू 9.1 का होल स्क्वायर, और ये कितना -38 + 9 हट जाएगा कितना -29 इंटू 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, ये -29 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा और इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -73 + 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 में से 2 गया 4, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, -44 के आसपास तो वैसे ही यहाँ पे बच रहा है, उसके बाद उसको काटने वाला कोई नहीं है। और ये जो टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व होने के बाद एक लंप सम लग रहा है कि 40 + 42 तो किसी कीमत में नहीं आएगा, 10 भी किसी कीमत में नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा जो है 10 की पावर -44 को बैलेंस करने के लिए इसमें और कोई क्वांटिटी नहीं बची है। तो हमारा आंसर क्या है, ये
बात समझ आ रहा है? इसको लंप सम सॉल्व करके भी आंसर, चूंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि आप तरीके से क्या सॉल्व करने पे आ सकता है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज को ये तो फैक्ट आप रट लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या रेशियो होगा। लेकिन ध्यान रहे कि एफ जी अपॉन एफ ई पूछा है कि एफ ई अपॉन एफ जी पूछा है। अगर एफ जी अपॉन एफ ई है देन 10 की पावर -43, अगर एफ ई अपॉन एफ जी है देन 10 की पावर +43। ठीक है, और दिमाग में रख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में वो पूछा जाए कौन स्ट्रांग है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। ठीक है, जो यूनिवर्सल सब जगह अप्लाई हो रहा है। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक फोर्स लेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, ऊपर एफ जी था नीचे एफ ई था तो 10 की पावर में माइनस पावर आएगा। लेकिन अगर ऊपर एफ ई हो जाए नीचे एफ जी हो जाए तो 10 की पावर में प्लस पावर आएगा। क्यों? क्योंकि फिर एफ ई जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा में कम से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, और कम में ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, एक कोई स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, इसके चारों कोने पे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। कह रहा है इस पे -2q चार्ज है, इस पे सी पे कितना है +q, बी पे कितना चार्ज है +2q और ए पे कितना चार्ज है +q। ठीक है, चारों चीजों पे हमको चार्ज दे रखा है। ठीक है, चारों कॉर्नर पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेंटर है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मान लीजिए सारी साइड ए है या एक्स मान लीजिए जो आपका मन है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सेंटर पे फोर्स कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है एफ एट सेंटर। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है इसमें 0, दूसरा ऑप्शन दिया अलोंग द डायगोनल ऑफ एसी, अलोंग द डायगोनल ऑफ एसी। थर्ड ऑप्शन दे रहा है अलोंग द डायगोनल बीडी। ठीक है, बीडी। एंड फोर्थ ऑप्शन हमसे कह रहा है परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। ठीक, तो देखिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले ये प्लस चार्ज है +2q, ये +q, ये माइनस, ये प्लस, तो और बीच में कोई मान लीजिए चार्ज रखा है कैपिटल Q नाम का। इसी पे जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू अनदर चार्ज जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डी, ये माइनस है ना, इस माइनस के द्वारा जो सेंटर पे +q चार्ज रखा गया है कैपिटल Q, उसके कारण इस पे कैसा फोर्स लगेगा, नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। तो -q +q को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो कैसा एफ डी इधर की तरफ लगेगा। फिर ये जो सी पे चार्ज है +q, वो प्लस है और सेंटर पे भी प्लस है, ये कैसा फोर्स देगा, इधर की तरफ एफ सी अपने से दूर देगा। फिर जो ये बी पे +2q है,
वो कैसा फोर्स देगा, ये प्लस है और सेंटर पे भी प्लस है तो अपनी तरफ, ठीक है, क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी किधर की तरफ लगेगा, इससे सेंटर से दूर की तरफ, इधर ही एरो बना दीजिए, डी की तरफ कितना आ जाएगा, एफ बी, एफ बी, ठीक। और ये जो ए है प्लस क्यू, वो सेंटर पे किधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बिल्कुल किधर की तरफ, किस डायरेक्शन में, सी की तरफ जाएगा, ठीक है, सेंटर से दूर की तरफ हो, ये कितना हो जाएगा, एफ ए। आप जरा ध्यान दीजिए, एफ ए जो है वो एफ सी के बराबर होगा, कैसे, देखिए ए पे चार्ज प्लस क्यू है, सी पे वही सेम चार्ज है, सेंटर से सी की डिस्टेंस सेम होगी, सेंटर से ए की डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को, ठीक है ना, आधे आधे करके काटते हैं, तो ये अगर सेंटर से ये डिस्टेंस देखा जाए तो अगर x होगी तो ये सेंटर से a की डिस्टेंस भी क्या होगी, x होगी। तो देखिए अगर हम एफ ए कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q2, यानी a पे चार्ज Q और सेंटर पे चार्ज कैपिटल Q अपॉन में बीच का डिस्टेंस ये कितना मान लेंगे, एक, ठीक है ना, x मान लेंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस x मान लेंगे, सेंटर से इधर का तो x स्क्वायर, और एफ सी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, के सी पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, सेंटर पे चार्ज हमने कैपिटल क्यू मान लिया था क्योंकि दिया नहीं था, कुछ भी मान सकते हैं, और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से यहां तक का एक्स स्क्वायर। तो जब एफ ए और एफ सी बराबर है, एफ ए और एफ सी बराबर है और सेंटर पे लगने वाला ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, देन ड्यू टू, हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू ए एंड सी ड्यू टू charges at A and C, the force at center is equal to FA minus FC। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 ड्यू टू C एंड A एट सेंटर, क्योंकि एफ ए की वैल्यू एफ सी की वैल्यू बराबर है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल। अब नेक्स्ट क्या है, अब बताइए बी के कारण सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है एफ बी, वो किसकी तरफ है, डी की डायरेक्शन में है, यानी कि बी डी के लॉन्ग है, और डी पे जो चार्ज है माइनस 2q, वो सेंटर पे जो फोर्स लगा रहा है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो देखिए एफ डी और एफ बी दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ड्यू टू बी एंड डी फोर्स एट सेंटर कितना हो जाएगा, एफ बी प्लस एफ डी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, क्या हो जाएगा, के और एफ बी को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी पे चार्ज प्लस 2q, सेंटर पे चार्ज कैपिटल की अपॉन में x मान लीजिए डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, और एफ डी कितना आ जाएगा, d, इस पे माइनस 2q याद रखिएगा, सॉरी यहाँ प्लस रखिएगा, फिर k 2q इंटू q अपॉन में, याद रखिएगा ये जो चार्ज का साइन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ना कि जब एक्सप्रेशन में पुटअप किया जाता है तब। स्केलर क्वांटिटी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इन दैट केस आप विद साइन उसको पुट करोगे, बट अदर केस में जब आप क्या कर रहे हो, यूजिंग साइन, आप डायरेक्शन यूज कर रहे हो, इन दैट केस आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, के और ये भी क्या है, 2q अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2q अपॉन में एक्स स्क्वायर। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायरेक्शन है ड्यू टू बी चार्ज के द्वारा, तो इधर है डायरेक्शन, और जो डी पे चार्ज है उसका डायरेक्शन भी किधर है, अलोंग बी डी, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बी डी के अलोंग है। तो क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा था, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था, मैं केवल यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा। अगर यहाँ पे वैल्यूज भी अगर आपको दी होती चार्ज की कुलाम में या डिस्टेंस दिया होता है तो आप यहाँ रख के मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते थे,
लेकिन आपसे क्वेश्चन केवल पूछा है, आप केवल फिगर बना के इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत देना था। ठीक है, इसके कारण इस पे डायरेक्शन निकाल लिए, इसके कारण इस पे इधर की तरफ, इसके कारण इस पे उधर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, जीरो हो गया, खत्म, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट थे। इसके कारण इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एरो आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये प्लस है, सेंटर वाला प्लस है, इससे रिपल्सिव होगा तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा। ये माइनस है तो सेंटर वाला प्लस था, माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण ये दोनों ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एरो किधर की तरफ बना हुआ है, एलॉन्ग बीडी। अगर वही एरो उधर होता तो एलॉन्ग डी भी हम लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बीडी। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। कैसे क्वेश्चन को सोचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप करते हो तो एक तो होता है, कुछ बच्चे होते हैं बस क्वेश्चन देखा और इस चैप्टर में ये फॉर्मूला दिया, अप्लाई किया, कभी आंसर आ गया कभी नहीं आया, इस तरीके से नहीं। क्या पूछा है, कैसे करना है, ये सोच होनी चाहिए। ठीक है, सबके साथ होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा दिया जा रहा है कि दो चार्ज हैं, एक यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, एफ, ये दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है एक अनदर चार्ज है क्यू, जो इसके बीच में कहीं प्लेस कर दिया गया। ठीक है, इसके बीच में प्लेस कर दिया गया। ठीक है, इसके बीच में लगने वाला फोर्स एफ है, ये बीच में प्लेस किया गया, बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, आर है। ठीक है, तो बीच में प्लेस किया गया तो ये r/2, ये r/2। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एट क्यू या फोर्स एट सेंटर चार्ज। ठीक है, कितना होगा? तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एफ था, हम मान लेते हैं कि एफ एट सेंटर चार्ज, एफ डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं, डायरेक्शन का, चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस चार्ज है, बीच में जो चार्ज प्लेस किया गया है वो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, जो भी है, यहाँ पे साइन नहीं दिया था, प्लस मान के चलिए। तो इस प्लस के कारण इस प्लस पे जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ। ठीक है, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। तो इस ए के कारण इस पे सेंटर पे जो लगने वाला फोर्स, उसका डायरेक्शन एफ ए, इधर की तरफ रिपल्सिव होगा, और ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा तो कैसा फोर्स देगा, एफ बी अपनी तरफ। अब डायरेक्शन निकालने के बाद आपको ये ध्यान देना होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि एक ही तरफ है। तो एक ही तरफ है तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, सेंटर पे एफ ए प्लस एफ बी। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो हम क्या लिखते हैं, एफ ए माइनस एफ बी या एफ बी माइनस एफ ए, जो भी लिख सकते हैं। अब चूंकि अब आपको देखना है एफ ए और एफ बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है क्या, देखिए ए और सेंटर के बीच का डिस्टेंस r/2, इस पे जो चार्ज है और जो ए पे चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बी पे जो चार्ज है और सेंटर पे जो चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का भी वही r/2, यहाँ पे भी r/2। यानी कि एफ ए और एफ बी क्या है, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स एफ ए लिख दीजिए या एफ बी लिख दीजिए। तो 2 एफ ए की जगह क्या लिख देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, एक चार्ज क्या है सेंटर पे क्यू और दूसरी तरफ चार्ज क्या है वो भी क्यू, अपॉन में डिस्टेंस क्या है r/2 का होल स्क्वायर।
तो ये 2 इंटू के क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कहां जाएगा ऊपर की तरफ, 2 इंटू 4 के मैथ्स का पॉइंट है ये ऊपर की तरफ, ये क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले ए और बी के बीच का फोर्स निकालिए, एफ ए और बी के बीच का, तो क्या होगा दोनों के बीच का, सॉरी के ए पे चार्ज क्यू बी पे चार्ज क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ए और बी के बीच में जो फोर्स था उसको क्या नाम दिया गया था, कैपिटल एफ, तो एफ ए बी को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो जो पहले ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स एफ था, अगर उसी के टर्म में हमको जवाब देना है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा गया उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ए के क्यू क्यू अपन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, एफ के बराबर, तो ये जो एफ डैश है वो 8 एफ के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो पहले सिचुएशन में ए और बी था उनके बीच जो फोर्स लग रहा था एफ, उसके रेशियो में अगर हम बात करें इस सेंटर वाले क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, तो ड्यू टू दिस एंड दिस चार्ज उसकी वैल्यू होगी 8F, ठीक है। जब चार्ज को कहां प्लेस किया जाएगा, सेंटर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है वही देखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा था क्यू को हम प्लेस कर रहे हैं सेंटर पे, तो ड्यू टू ए एंड बी के द्वारा इस पे कितना फोर्स लगेगा इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस फोर्स, तो इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस फोर्स के टर्म में हमने बताया यहाँ पे कैलकुलेट करके, कैसे कैलकुलेट किया, इसके द्वारा इस पे फोर्स रिपल्सिव उधर की तरफ, ये माइनस के कारण इस प्लस पे फोर्स अट्रैक्टिव उधर की तरफ अपनी तरफ लेकर दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर दिया, दोनों मैग्नीट्यूड वाले इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ कोई एक फोर्स को आप एफ ए या बी का लिख लीजिए, और कैलकुलेट कैसे किया जाता है, दोनों चार्ज का मल्टीपल अपॉन में बीच का डिस्टेंस यहाँ रख दिया, एक इक्वेशन यहाँ बन गया। फर्स्ट केस का फोर्स निकालिए, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ रख लीजिए, और ये जो फोर्स था वो एफ के इक्वल था। अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे तो इसके टर्म में ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। बात हमारी क्लियर है, ठीक है। और साथ में अगर डायरेक्शन पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में, तो इन क्यू माइनस क्यू डायरेक्शन, फोर्स नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस क्यू, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन में ये ऐसा पूछा हुआ था कि जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो किस डायरेक्शन में है, तो फोर्स जब आप फिगर बनाए हुए हो तो आपको दिख रहा है कि माइनस क्यू के डायरेक्शन में उसका फोर्स जो है वो जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक चार्ज है यहाँ पे 4Q, यहाँ कितना है सेंटर पे प्लस Q, सेंटर पे है कैपिटल Q, और यहाँ पे कितना है स्मॉल q, ठीक है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/2, ये सेंटर है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है L है। आपसे पूछा है इफ F on Q is equal to 0, then find the value of कैपिटल Q। क्वेश्चन क्या बोला है,
इफ एफ ऑन क्यू, ठीक है, जो स्मॉल क्यू है ये, ठीक, इसको 3 पॉइंट मान लीजिए ए बी सी, इफ एफ ऑन सी, ठीक है ना, यानी कि सी पे, मतलब सी पे जो क्यू चार्ज है वो अगर 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इस पे हम फोर्स निकालेंगे, इस पे किसके, सी पॉइंट पे ड्यू टू बी एंड ड्यू टू ए फोर्स मिलेगा। तो देखिए बी जो है वो भी प्लस है, ए भी जो है वो भी प्लस है और सी भी प्लस है, तो सारा फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। तो ए के कारण सी पे जो फोर्स लगेगा वो दूर होगा, ए से दूर की तरफ होगा, यानी उधर की डायरेक्शन होगा एफ ए, और बी के कारण जो सी पे फोर्स लगेगा वो भी उधर ही की डायरेक्शन होगा एफ बी, ठीक है। तो एफ ऑन स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी, और एफ सी की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एफ बी के बराबर होगी। भाई देखिए सी पे जो फोर्स लगेगा वो ड्यू टू अनदर चार्ज, 2 ही चार्ज है, सी के अलावा, सी पॉइंट के अलावा ए और बी पे चार्ज है जो इस पे फोर्स लगाएंगे, किसकी डायरेक्शन में लगाएंगे, उधर की तरफ से लगाएंगे। तो ए के कारण इस पे उधर, बी के कारण इस पे उधर लगेगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी एफ ऑन सी जो है वो एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है। अब एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो के कांस्टेंट, चार्ज कितना है 4q इंटू एफ ए निकालना है ऑन सी, तो सी पे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू, अपॉन में डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर। बी निकालेंगे ड्यू टू बी के कारण सी पे, तो के बी पे चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, सी पे क्या है स्मॉल क्यू, अपॉन में बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस L/2 का होल स्क्वायर, और एफ ऑन जो एफ सी दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, एफ सी की वैल्यू 0 दे रखी है, खुद ही कह रहा है कि एफ ऑन क्यू जो है वो 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, के ये क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर इंटू 4 प्लस के क्यू क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ये एल स्क्वायर, और ये जो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, के एक स्मॉल क्यू कॉमन है और नीचे एल स्क्वायर पूरा कॉमन है, यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा एक स्मॉल क्यू और 4 भी कॉमन ले लीजिए, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बचा प्लस क्यू अंदर, और इधर क्या बचा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, के कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, स्मॉल क्यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे वो बदलेगी नहीं, वेरिएबल नहीं है वो, और एल स्क्वायर बीच का डिस्टेंस जो है वो भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसको इधर से ट्रांसफर करेंगे तो 0 अपॉन में 4 के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, ये इधर क्या आ जाएगा क्यू प्लस क्यू। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू प्लस कैपिटल क्यू, तो यहां से कैपिटल क्यू जो हो जाएगा इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, किसी एक को इधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस क्यू। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू जो हो जाएगा वो माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, 3 पॉइंट थे ए बी सी, वो इस तरीके से थे, एक लाइन में थे, ए पे जो है 4q चार्ज था, बी पे जो है वो कैपिटल क्यू और सी पे इतना था, ए बी के बीच का डिस्टेंस बोला था L/2 है, और ए सी के बीच का डिस्टेंस L है। तो पूछा था, क्वेश्चन में कहा था कि क्यू पे लगने वाला फोर्स का मान 0 है, देन हमको जो कैपिटल क्यू है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू बताना था कितना होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना था, कुछ नहीं, हमको जिसकी वैल्यू 0 दी हुई है वो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 दी हुई है, ठीक है, हम देखते हैं कि ए के कारण सी पे लगने वाला फोर्स एफ ए और बी के कारण सी पे लगने वाला फोर्स एफ बी, दोनों का डायरेक्शन एक था, हमने दोनों को जोड़ दिया, इज इक्वल टू एफ सी लिख दिया। एफ सी की वैल्यू हमको क्या बोलना था 0 है, तो रख दिया। एफ ए को कैलकुलेट करने के लिए वही सिंपल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और एफ बी वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पुटअप करिए वैल्यू, सॉल्व करिए, इक्वेशन बनाइए और आंसर पाइए।
ओके ओके फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी मैंने फोर्स और चार्ज पे आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बीच बीच में बताता रहूंगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।